नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, आज का यह दिन, आज का यह क्षण हमारे राष्ट्र के उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए एक नया सवेरा लेकर आने वाला हो सकता है। एक ऐसा दिन जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया जा सकता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सदस्यता नहीं दी है तो कृपया इसे अविलंब सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, विशेषकर उन तक जिनके घरों में कोई बुजुर्ग, कोई माता-पिता, कोई नाना-नानी, दादा-दादी EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की एक सम्मानजनक पेंशन का, एक बेहतर जीवन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। या फिर वे लोग जो अत्यंत न्यून मात्र कुछ 100 या कुछ हार रुपए की पेंशन पर अपना जीवन यापन करने को विवश हैं। एक ऐसी पेंशन जो आज के इस अत्यधिक महंगाई भरे दौर में न तो उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे पा रही है और न ही उनकी बुनियादी आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान और दवा को पूरा कर पा रही है। आज जो समाचार सामने आ रहे हैं वे केवल एक सामान्य खबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो स्वर्णिम फसल है जिसके बीज 3 दशक पहले बोए गए थे। ये वो परिणाम है जो 30 वर्षों के अथक संघर्ष, असंख्य आंसू, अनगिनत धरने, अनेकों ज्ञापन और एक-एक विश्वास की बदौलत प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज की यह संपूर्ण जानकारी अत्यंत ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित होकर सुनने और समझने की आवश्यकता है, ताकि इस ऐतिहासिक घड़ी का कोई भी पहलू, कोई भी महत्वपूर्ण पक्ष छूट न जाए और ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति या गलतफहमी का सृजन ना हो। EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत हमारे देश के करोड़ों पूर्व कर्मचारी, जिन्होंने अपनी जवानी के सुनहरे वर्ष राष्ट्र निर्माण की वेदी पर अर्पित किए, आज एक ऐसी पेंशन पर निर्भर हैं जिसकी राशि अक्सर मात्र 1 हार रुपए से लेकर 4 हार रुपए के मध्य सीमित है। ये वे लोग हैं जिनकी उंगलियों के छाले, पीठ का पसीना और माथे की झुर्रियां इस देश के औद्योगिक विकास की नींव का पत्थर हैं। इन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान, सर्वाधिक ऊर्जावान वर्ष देश की फैक्ट्रियों, कारखानों, ऊष्मायन इकाइयों, निर्माण स्थलों, उत्पादन केंद्रों और अनगिनत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बिताए हैं। किसी ने मशीनों की कर्कश ध्वनि में अपने कानों की श्रवण शक्ति को विदा किया, किसी ने धूल, रसायन और प्रदूषण के बीच सांस लेते अपने फेफड़ों को क्षतिग्रस्त किया, किसी ने चिलचिलाती धूप में, किसी ने कड़ाके की सर्दी में, तो किसी ने मूसलाधार बारिश में भी ओवरटाइम कार्य किया, ताकि उनकी इकाई का लक्ष्य पूरा हो, उत्पादन बढ़े और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सशक्त बने। उन्होंने त्योहारों पर भी काम किया, रात की पानी में भी काम किया, अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर भी काम किया। उनकी इसी मेहनत पर टिकी है आज की दिखने वाली तरक्की। किंतु आज जब वही लोग जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है, जहां दवाइयों की आवश्यकता एक नियमित बोझ बन जाती है, जहां अस्पताल के चक्कर एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होते हैं, उस समय उन्हें जो पेंशन प्राप्त हो रही है वह जीवन की वास्तविकताओं के समक्ष एक तुच्छ राशि प्रतीत होती है। आज की महंगाई को यदि हम सच्चाई के आईने में देखें तो 1 हार या 2 हार रुपए की पेंशन में न तो गुणवत्तापूर्ण दवाइयां खरीदी जा सकती हैं, न एक कमरे का किराया दिया जा सकता है और न ही रोजमर्रा का आवश्यक राशन पूरे महीने चल सकता है। दाल, चावल, तेल, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में यह न्यूनतम पेंशन महीने के प्रथम सप्ताह में ही समाप्त हो जाती है। शेष 3 सप्ताह या तो बच्चों पर निर्भरता में गुजरते हैं या फिर उधार, मजबूरी, अपमान और मानसिक तनाव के अंधेरों में। प्रश्न यही है, क्या 35 से 40 वर्षों की निष्ठावान सेवा और कड़ी मेहनत का यही मूल्य है? क्या यही वो सम्मान है जिसका अधिकारी एक मेहनतकश कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात बनता है? क्या यही वो सुरक्षा जाल है जिसका भरोसा देकर उसने अपना संपूर्ण कार्य जीवन एक व्यवस्था को समर्पित किया? निश्चित रूप से नहीं। ये पीड़ा या अन्याय धीरे धीरे एक कोयले की चिंगारी से भड़ककर एक जन आंदोलन की विशाल ज्वाला बन गई। ये आंदोलन किसी संभाग, एक प्रदेश, एक संगठन या एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहा। ये देश के कोने कोने से हर उस कर्मचारी की सामूहिक एकजुट आवाज बन गया जिसने EPS 95 के अंतर्गत पेंशन का सपना देखा था। नेशनल एडिटेशन कमिटी यानी NAC के मार्गदर्शन में ये आंदोलन संगठित हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और देश के अनेकानेक अन्य राज्यों से यह स्वर उठा कि बस अब और इंतजार सहन नहीं किया जा सकता। उनकी मांग स्पष्ट, सीधी और न्याय संगत थी।
प्रथम, न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि 7,500 निर्धारित की जाए। द्वितीय, इस पेंशन के साथ महंगाई भत्ता नियमित रूप से जोड़ा जाए ताकि मुद्रास्फीति के साथ उसका क्रय शक्ति स्तर बना रहे। तृतीय, सम्मानजनक एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं या मेडिकल इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाए। ये मांग किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं थी। ये मांग आंकड़ों के जंगल में खोई हुई कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये उन व्यक्तियों की गरिमा, उनके सम्मान और उनके अधिकार की लड़ाई थी जिन्होंने अपनी जवानी, अपना स्वास्थ्य और अपने जीवन का सर्वोत्तम हिस्सा देश की प्रगति के लिए अर्पित कर दिया। इसीलिए यह आंदोलन शांतिपूर्ण होते हुए भी अत्यंत दृढ़, अनुशासित और संगठित रहा। धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और निरंतर वार्ता के माध्यम से शासन तक ये स्पष्ट संदेश पहुंचाया गया कि अब इस मुद्दे को और अधिक टाला नहीं जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी संघर्ष के क्रम में जनवरी 2026 में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 और 18 जनवरी को एक बहुत बड़े धरने एवं विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी। ये तैयारी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह शासन व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पर बढ़ते जनभाव का एक सशक्त संकेत थी। सूत्रों के अनुसार इस तैयारी ने सत्ता के गलियारों में उल्लेखनीय हलचल उत्पन्न की। केंद्रीय स्तर पर वार्ता की पहल तीव्र हुई और यही वो निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ जिसने समग्र मामले को एक नई एवं आशाजनक दिशा प्रदान की। 19 जनवरी 2026 को जो घटनाक्रम सामने आने की चर्चा है, वह इस 3 दशक लंबे आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न रिपोर्टों एवं विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आंदोलन की गंभीरता, व्यापकता और नैतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी और नेशनल एजिटेशन कमेटी के प्रमुख नेतृत्व के मध्य सीधी एवं गहन बातचीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। महाराष्ट्र के बुल्ढाना क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये वार्ता काफी लंबी चली और इसमें पेंशन धारकों की वास्तविक कठिनाई भरी स्थिति को अत्यंत स्पष्ट, तथ्यपूर्ण और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस ऐतिहासिक वार्ता में ये दर्शाया गया कि किस प्रकार इतनी अल्प पेंशन में बुजुर्गों के लिए जीवन निर्वाह करना दिन प्रतिदिन असंभव होता जा रहा है, कैसे उनकी मासिक आय और अनिवार्य व्यय के बीच का अंतराल प्रत्येक महीने चौड़ा होता जा रहा है, कैसे दवाइयों और आवश्यक इलाज का खर्च उनकी संपूर्ण पेंशन राशि से कई गुना अधिक हो चुका है और कैसे एक सम्मानजनक, स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार उनसे धीरे धीरे छीनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को निर्णायक बनाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार न्यूनतम पेंशन 7,450 निर्धारित करने के मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति बनने की पुष्टि हो रही है। यहाँ सैद्धांतिक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा अर्थ ये है कि शासन के स्तर पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि पेंशन धारकों की ये मांग पूर्णतः न्यायोचित, उचित और तार्किक है तथा इसे स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ना ही समय की मांग है। हालांकि इस सैद्धांतिक सहमति को अंतिम रूप देने, इसे कानूनी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए अभी औपचारिक अधिसूचना, वित्तीय अनुमोदन और संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्ण करना शेष है। किंतु 3 दशक लंबे इस अथक संघर्ष में सैद्धांतिक सहमति का प्राप्त होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि एवं एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है। साथ ही ये भी सूचित किया जा रहा है कि पेंशन राशि के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने के प्रावधान और बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए एक व्यापक सुलभ चिकित्सा सुविधा मॉडल पर भी गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हुआ है और इन दिशाओं में भी सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है। ये इसीलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि केवल पेंशन की राशि में वृद्धि कर देना ही पर्याप्त नहीं है। समय के साथ बढ़ती हुई महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए महंगाई भत्ता अनिवार्य है और बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ती हैं, अतः उचित चिकित्सा कवर उनकी मूलभूत आवश्यकता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो लंबे समय से पेंशन धारकों को भ्रम एवं उलझन में डाल रहा है, वह है इस संशोधित पेंशन की पात्रता मानदंड और लागू होने की शर्तें। इस संदर्भ में ये चर्चा भी सामने आ रही है कि जिनकी EPS 95 के अंतर्गत पात्रता बनती है, उन सभी को इसका लाभ किस प्रकार एवं किन शर्तों के अंतर्गत मिलेगा, इस पर भी विस्तृत मंथन हुआ है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि कोई भी योग्य पेंशन धारक इस ऐतिहासिक निर्णय के लाभ से वंचित न रह जाए। इस संपूर्ण विकास का श्रेय किसी एक व्यक्ति या संगठन को नहीं, बल्कि उन सभी अनाम सेनानियों, उन सभी पेंशन धारकों और उनके परिवारों को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, जिनकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था कि न्याय अवश्य मिलेगा। आज का यह दिन उसी विश्वास की जीत का दिन है।
मित्रों, ये लड़ाई अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। सैद्धांतिक सहमति एक शुरुआत है, अंतिम लक्ष्य नहीं। हमें सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा और इस मामले की निरंतर निगरानी करनी होगी ताकि ये सहमति शीघ्र अतिशीघ्र एक ठोस क्रियान्वित योजना का रूप ले सके। हमें एकजुट रहना होगा और इस आशा की लौ को प्रज्वलित रखना होगा। फिर एक बार, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक अवश्य करें और घंटी आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर दें ताकि इस ऐतिहासिक यात्रा की हर नई जानकारी आप तक तत्काल पहुंचती रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, खासकर उन सभी लोगों के साथ जिनसे यह सूचना सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आपका साथ इस यात्रा का सबसे बड़ा सहारा है। उनकी आशाओं को नई उड़ान दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस ऐतिहासिक यात्रा के हर नए मोड़ की सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ बने रहिए, हम इस मुद्दे पर निरंतर नजर रखेंगे और आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।